ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की। जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाजनपदों की। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड आते आते जब लोहे का आविष्कार हो गया था तो इतिहास ने एक 360 डिग्री का टर्न लिया था, क्योंकि अब औजार थे तो सेनाएं भी थी, घोड़े थे और पहिए भी थे। इससे सिर्फ खेतों की ही नहीं, राज्यों की भी सीमा बड़ी होती गई, क्योंकि जो छोटे छोटे जनपद थे जब उनमें आपस में युद्ध होता था तो जो कमजोर जनपद होता था वो समर्पण कर देता था और अपने राज्य की सीमा को जीतने वाले राज्य की सीमा में मिला लेता था। धीरे धीरे ये छोटे छोटे जनपद बड़े होते गए जो कि महाजनपद कहलाए। भारत में इनकी संख्या कुल 16 थी। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि ये महाजनपद 16 ही थे? दरअसल बौद्ध पंथ के ग्रंथों में और जैन पंथ के ग्रंथों में इन महाजनपदों का बहुत ही स्पष्ट विवरण मिलता है और उपनिषदों में इनकी वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन 16 महाजनपदों की कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। कम्बोज, यह आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है गांधार। जी हाँ, ये वही गांधार है जिसके बारे में हम महाभारत में सुन चुके हैं। दुर्योधन की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं की राजकुमारी थी। आज हमें ये पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी ये भारत का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण महाजनपद भी था। आज से 2500 साल पहले ये इतना विकसित था कि यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और ये देश ही नहीं विदेशों के लिए भी शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं कि यहाँ विदेशों से भी लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं कुरु महाजनपद पर। इसे आज के हिसाब से देखें तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। कुरु महाजनपद के बारे में भी हम महाभारत में सुन चुके हैं। इसके आगे है पांचाल महाजनपद। इसका जिक्र भी महाभारत में हमने देखा है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल की ही राजकुमारी थी। और ये है कोसर महाजनपद, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। प्रभु श्री राम की माता कौशल्या यहीं की राजकुमारी थी। यह आज के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का भाग है। यहाँ आपको एक रोचक जानकारी दी। इसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य रामायण और महाभारत को अपना इतिहास मानते हैं, माइथोलॉजी नहीं। और इसीलिए आज भी इन राज्यों की भूगोल और इतिहास की पुस्तकों में रामायण और महाभारत के संदर्भों को पढ़ाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है सुरसेन महाजनपद। ये आज के उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई दे रहा है। और ये है मल्ल महाजनपद। ये भी उत्तर प्रदेश में ही था। ये है मत्स्य महाजनपद जो आज के राजस्थान में है। इस महाजनपद को विराट नगर भी कहते हैं। विराट नगर से कुछ याद आया? नहीं? चलिए हम बता देते हैं। आपको पांडवों का अज्ञातवास तो याद ही होगा, तो ये भी याद होगा कि अज्ञातवास का 1 वर्ष उन्होंने कहाँ बिताया था? जी हाँ, ये वही विराट नगर है जहाँ पांडवों के अज्ञातवास का 1 वर्ष बीता था। ये है ऋषि महाजनपद जो आज के बिहार में स्थित है। वत्स्य महाजनपद आज का इलाहाबाद। और अब जिस महाजनपद की बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। इसका उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को बनाया था।
आधुनिक इतिहासकार इसे कम से कम 3000 साल पुराना तो मानते ही हैं। सनातन धर्म में तो इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। जी हाँ, काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, उस समय के 16 महाजनपदों में से एक काशी आज भी उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है। अब आते हैं अवंती महाजनपद। मध्य प्रदेश में स्थित इस महाजनपद की कहानी भी बहुत ही रोचक है। दरअसल अवंती के दो भाग थे, एक नर्मदा के ऊपर वाला जिसे उज्जैन कहा जाता था और नर्मदा के नीचे वाला हिस्सा जिसे महिष्मती कहा जाता था। अब आगे चलते हैं तो ये है छेदी महाजनपद, आज का बुंदेलखंड का इलाका। अंग महाजनपद, आज का बिहार और पश्चिम बंगाल का भाग। और ये है भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध महाजनपद मगध, जो आज के बिहार में स्थित है। भूगोल के लिहाज से इसे आज का बिहार बताया जा सकता है, लेकिन बिहार का वर्तमान उसके इतिहास से बिल्कुल उलट है। आज बिहार भले ही एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन उसका अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है, क्योंकि इतिहास में एक वो समय भी आया था जब भारत के अधिकांश महाजनपद मगध का ही हिस्सा बन गए थे। और चाणक्य के समय तो लगभग पूरा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर भारत का अधिकांश हिस्सा मगध का भाग था। लेकिन आज उनमें से कुछ अलग देश हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मगध महाजनपद कितना शक्तिशाली रहा होगा। और अंत में आता है अशाक्य महाजनपद। भारत के दक्षिण यानी साउथ में इसी एकमात्र महाजनपद का उल्लेख हमें मिलता है। यह गोदावरी के पास आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो है ना इंटरेस्टिंग भारत के महाजनपदों की ये बातें। लेकिन इनके बारे में इतना सब जानने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन महाजनपदों के बारे में आधुनिक इतिहासकार हमें 500 बीसी के आसपास अस्तित्व में आना बताते हैं, उनका जिक्र हमें महाभारत काल यानी आज से 5000 साल पहले, या फिर रामायण काल यानी आज से 7000 साल पहले मिलता है उन्हीं जगहों पर, उन्हीं नामों के साथ। तो फिर आधुनिक इतिहासकार रामायण और महाभारत को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते, उसे माइथोलॉजी क्यों मानते हैं? दरअसल हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, यानी अतीत की वो घटनाएं जो यथार्थ में घटित हुई हैं और जिनके कोई ना कोई प्रमाण उपलब्ध है। जबकि माइथोलॉजी शब्द बना है मिथ से, जिसका मतलब होता है मिथक यानी कल्पना। आज जब रामायण में वर्णित राम सेतु हमें उसी स्थान पर मिल गया है जिस स्थान पर रामायण में वर्णित है, जब हमें कृष्ण की द्वारिका उसी स्थान पर मिल गई है जहां महाभारत में वर्णित है, और ऐसे न जाने कितने ही प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि भारत भूमि में घटित होने वाली सत्य घटनाएं हैं, तो कब तक हम इन्हें माइथोलॉजी कहते रहेंगे? अब सोचने वाली बात यह है कि भारत भूमि पर घटित होने वाली घटनाएं ही क्यों माइथोलॉजी है, हिस्ट्री क्यों नहीं है? इस्लामिक हिस्ट्री या फिर क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों है, इस्लामिक माइथोलॉजी या क्रिश्चियन माइथोलॉजी क्यों नहीं है? इस विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और हम विदा लेते हैं इन्हीं सवालों के साथ। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सीरीज को बनाने के लिए बहुत सारे टीम वर्क और रिसर्च वर्क की जरूरत होती है। आपका प्रोत्साहन हमें मोटिवेट करता रहेगा इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। अब मिलते हैं अगली सीरीज में इन्हीं महाजनपदों की कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।